वैशाली पुलिस प्रशासन ने आज एक साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार करते हुए एक बड़ी ही राहत की खबर दी है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से वैशाली प्रशासन या फिर देश के अंदर जो भी आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके अंदर साइबर फ्रॉड को लेकर के सजग रहने के लिए लगातार जो है सरकार जो है कार्यक्रम चला रही है, प्रचार वगैरह दिखाती है। लेकिन वैशाली जिले के अंदर से एक ऐसा मामला निकल करके आया है जो आप सभी लोगों को देखना चाहिए। दरअसल कहानी एक ऐसे साइबर फ्रॉड की है जो इतना आत्मविश्वास में रहता था कि उसे यह बिल्कुल भरोसा था कि प्रशासन उसको नहीं पकड़ पाएगी, और धीरे धीरे करते करते 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की ठगी कर करके उसने 1 साल के अंदर ही लगभग 18 से 20 लाख रुपए की साइबर फ्रॉड कर ली थी। फ्रॉड करने का जो तरीका था वो बिल्कुल फिल्म स्टाइल का था, और फिल्म स्टाइल में ही वो क्राइम करता था और लोगों के पैसे ठगने का काम करता था। ज्यादातर निशाना उसने सीमेंट बालू बेचने वाले लोगों का बनाया, और उसके क्राइम करने का एक तरीका और भी था। जैसे शादी का कार्ड होता है, उस शादी के कार्ड के अंदर लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों के परिवार के पूरा डिटेल्स रहता है, उसमें मोबाइल नंबर रहता है। तो लड़की पक्ष वालों को वो फोन करता है कि आपके जो होने वाले दामाद हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसका फुफेरा भाई बोल रहा हूँ, फटाफट इस अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, उसे अस्पताल लेकर के जा रहा हूँ। आनन फानन में लड़की पक्ष वाले भी देखते हैं कि नए जो दामाद हमारे होने वाले हैं उसको पैसे की जरूरत है, वो फटाफट बिना कुछ सोचे समझे हुए सीएसपी सेंटर के पास में जाकर के पैसा जमा कर देते थे। वहां से सीएसपी सेंटर पर से वह पैसा जो है वो कमीशन दे करके निकाल लेता था। यहाँ पर जो मैडम ने हमें बताया कि जिस तरीके से क्राइम हुआ, यहाँ पे तमाम जो भी लोग ठगी का शिकार हुए वो भी लोग यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो कई सीएसपी संचालक भी है उनको भी ये नहीं पता था कि उनके खाते में जो पैसा आ रहा है वो कहीं से साइबर फ्रॉड करने के माध्यम से आ रहा है। डीएसपी मैडम है जिन्होंने इस मामले का उद्भेदन किया, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा इसको सुन लीजिए। के थाना में एक मामला दर्ज था। पिछले साल मई महीने में 25 मई को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति के साथ 85,000 रुपये का फ्रॉड किया गया था। उसको फोन एक नंबर से फोन आया था और उसको बताया गया था कि हम आपके पड़ोस के गांव के मुखिया जी बोल रहे हैं, जो मेरा बेटा जो है बीमार हो गया है, उसको हॉस्पिटल जल्दी ले जाना है, हमको अर्जेंट पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस बात को वो सुने कि मेरे बगल के मुखिया जी हैं, तो उतना उनको डाउट नहीं हुआ और वो जो है उसके अकाउंट पे पैसा बोले कि ट्रांसफर करते हैं। और वो बोला, आदमी जो फोन कर रहा था वो बोला कि हम आपके घर पे थोड़ी देर में कैश भेजवा देते हैं किसी से। तो इससे उसको डाउट नहीं हुआ और वो जो आदमी है स्कैनर जो भेजा था उस पर वो कैश ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया यूपीआई के माध्यम से। बाद में जब उसको पता चला कि कोई फोन कॉल बैक किया कि आप कैश नहीं दिए आके, तो पता चला कि जो है उसका नंबर ऑफ आ रहा है और उसको कोई कैश नहीं मिला। तब उसको डाउट हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। तब वो थाना पे, साइबर थाना पे आकर आवेदन दिया। तो हम लोग 1930 से उसका कंप्लेन दर्ज करवाए साइबर पोर्टल पर। और उसके बाद जिस अकाउंट में गया था पैसा उसका डिटेल्स हम लोग प्राप्त किए। तब पता चला कि देसरी का एक सुधा केंद्र है, सीएसपी है सुधा केंद्र, वहाँ पे जो है उसका पैसा गया है। तो वो व्यक्ति को भी हम लोग, वो व्यक्ति भी थाने पे अगले दिन एक्चुअली आया और बताया कि मेरा मैम खाता जो है होल्ड हो गया है। तो हम लोग बोले कि तुम पैसा फ्रॉड का आया होगा। तो पता चला कि उसके यहाँ पे एक आदमी आया था और रोते गिड़गिड़ाते हुए उसके पिताजी से बोला कि जो मेरी माँ बहुत सीरियस है, भर्ती होने वाली है, अभी उसको पीएमसीएच में भर्ती करना है और हमको इंस्टेंट जो है कैश चाहिए, जो हम आपको तुरंत पैसा मंगवा देते हैं। तो वो पहले हिचकिचा रहा था, लेकिन आसपास के लोग जो है सुन के बोले कि बहुत बेचारा लग रहा है, इसको मदद कर दीजिए, आपके पास कैश है तो मदद कर दीजिए। तो फिर इसी बात को सुन के सबका दबाव में वो पैसा उसको कैश दे दिया। उसके देखा कि मेरे अकाउंट पे पैसा तो आ ही गया है, तो उसको भी डाउट नहीं हुआ। उसके बाद वो अपना इत्मीनान से था, लेकिन जब अगले दिन पैसा निकालने गया तो पता चला कि खाता फ्रीज हो गया है। तो जब दोनों आपस में मिला तो पता चला कि दोनों के साथ फ्रॉड हो गया है। तो हम लोग ऐसा जब पैटर्न नोटिस किए तो हम लोग को पता चला कि ये जो नंबर से कॉल करता था, ये नंबर पे 16 कंप्लेन था एनसीआरपी पोर्टल पे, साइबर क्राइम पोर्टल पे। और ये वैशाली जिला एवं मुजफ्फरपुर जिला और समस्तीपुर जिला सब मिला के 16 कंप्लेन था, जिसमें कि 12 वैशाली जिला का अकेला था। और इसमें ये जनवरी मंथ से जो है लगातार जो है अलग अलग लोगों के साथ इसी तरह इमोशनल ब्लैकमेल करके ठगी करता था। कभी ईटा भट्ठा वालों के साथ, कभी चिमनी भट्ठा वालों के साथ, कभी सीएसपी वालों के साथ, अगल बगल का रिलेटिव बन के या जान पहचान का व्यक्ति बन के इसी तरह इमरजेंसी का बहाना करके कि मेरे बेटा का तबीयत खराब हो गया, मेरी माँ का तबीयत खराब हो गया, ऐसे बहाना करके वो पैसे मंगवाता था ऑनलाइन और उसके बाद दूसरे सीएसपी से या साइबर कैफे वगैरह से जाके कैश ले लिया करता था। इसका फिर हम लोग पूरा अनुसंधान किए, टेक्निकल एनालिसिस किए और इसका जो सिम ये यूज करता था वो भी फर्जी सिम था। तो इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन पूरा टेक्निकल अनुसंधान के मदद से हम लोग को फाइनली पता चला कि उस मोबाइल में इसके नाम पे सिम कभी पास्ट में यूज किया था।
उससे इसका आपराधिक इतिहास पता किए, गांव में सत्यापन करवाए तो पता चला कि ये आदमी जो है आपराधिक इतिहास इसका रहा है और पूर्व में भी 1-2 बार जेल गया है और गांव में भी कई लोगों के साथ ठगी का काम किया है ये। उसके बाद हम लोग इसके लगातार इस पे छापेमारी करते थे। इस शहर में भी मकान लेकर डेरा किराया लेके रहता था और हाई-फाई तरीके से काफ़ी रहता था। कार भी था और इसके पास और बाइक वाइक सब लेके रखता था। वहाँ से भी एक बार छापेमारी के क्रम में फरार हो गया था, बट फाइनली हम लोग को कल जो है इसकी गिरफ्तारी हम लोग कर पाए और ये अपने घर के पास से ही गिरफ्तार हुआ। एक बगीचा में सोया हुआ था, वहीं पे से इसकी गिरफ्तारी हो पाई और इसने अपने कन्फेशन में मतलब कबूल किया इसने कि हाँ, मेरे द्वारा 17-18 लोगों के साथ ठगी किया गया। मैं घूम घूम कर डेटा इकट्ठा करता था, उसके बाद ठगी करता था। इसके द्वारा अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? महुआ में कन्हौली बिशनपुर परसी गांव है, वहां से इसके अपने घर के पीछे के बगान से गिरफ्तारी हुई है इसकी। सिम कहाँ से लापता है? सिम तो बताया कि हमको मिल गया था कहीं गिरा हुआ, उससे हम उठा के जो है यूज करते थे। वो मेरे नाम पे और उसके नाम पे था नहीं, तो इसको कभी भी डर नहीं था कि हम गिरफ्तार होंगे, क्योंकि अपने अकाउंट में कभी पैसा नहीं मंगाया और कभी भी जो है सिम अपना यूज नहीं किया। बट इसके फ़ोन में जितने भी पूरा हम लोग पास्ट जब टेक्निकल एनालिसिस किए तो इसके फ़ोन में पहले का जितना भी 5-6 सिम था वो उसके नाम पे था, तो उससे एकदम हम लोग क्लियर हो गए कि यही करता है। इसका आपराधिक इतिहास रहा है तिसियौता थाना कांड संख्या 20-23 में ये 420-379 भादवी में ये आरोप पत्रित है और देसरी थाना कांड संख्या 13-23 में भी ये आरोप पत्रित है, उसमें भी 379 भादवी का मामला है, उसमें भी आरोप पत्रित है। और महुआ थाना में भी इसके बाद हमारे यहाँ केस होने के बाद महुआ थाना का भी एक केस पता चला है, जिसमें भी उसमें भी ये ठगी किया था। 565-24 8/7/24 दिनांक 8/7/24 का केस है। 406, 420, 379, 34 भादवी एवं 66 IT एक्ट में वहाँ पे भी इस केस में रिमांड कर लिया जाएगा इसको। जितना भी ठगी हुआ है उनका पैसा वापस किया जाएगा उन लोगों को जिनसे ये ठगी किया? जी, अब जेल भेजा गया तो जेल से कोर्ट के माध्यम से जो है इससे पैसा निकलवाया जाएगा और हम लोग इसका जो भी संपत्ति है अर्जित किया है फ्रॉड के माध्यम से वो सभी को जो है प्रस्ताव भेज के 107 का सब कुछ सीज करेंगे। अनुमानतः कितने रुपए की ठगी की? अभी तक जितना भी डेटा हम लोग को मिला है जो ऑनलाइन पोर्टल पे जिस नंबर से ठगा था उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 17-18 लाख की ठगी आराम से कर चुका है। उसे ये बिल्कुल भरोसा था कि पुलिस के हाथ जो है उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन लगातार कंप्लेन होने के बाद में वैशाली पुलिस एक्शन में आई और एक्शन में आने के बाद में अपराधी को बड़े ही शातिर तरीके से धर दबोचा। अभी हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ में साइबर फ्रॉड हुआ है, उनसे हम बात करेंगे कैसे कैसे आप लोगों के साथ में क्या जी घटना सर, 9 अप्रैल 2024 को हमारे पिताजी के फ़ोन पर कॉल किया और बोला कि मैं बगल के नरेश ठाकुर मुखिया जी बोल रहा हूँ से हमारा लड़का हॉस्पिटल में है भर्ती, हमको 1 लाख रुपए का आवश्यकता है। हमारे पिताजी बोले कि हम तो फ़ोन पे चलाते नहीं हैं, सो हमारा लड़का फ़ोन पे चलाता है। तो वो बोले कि ठीक है सर, अपना लड़का का ही नंबर दे दीजिए, हम उनसे अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा उनको आप बता दीजिएगा। तो ठीक है, वो हमको हमारा नंबर दे दिए हमारे पिताजी और वो हमको कॉल किए कि हाँ नितेश बोल रहे हैं। हम बोले हाँ नितेश बोल रहे हैं। तो हम बगल के मुखिया जी नरेश ठाकुर बोल रहे हैं, आपके पिताजी से बात हो चुका है, से आपके हमें दुकान पे 1 लाख रुपया डलवा देते हैं, भले भिजवा देते हैं, हमको आप 1 लाख रुपया ऑनलाइन कर दीजिए। तो हम बोले सर हम किसी को 15,000 भेजे हुए हैं पहले से, इसे 1 लाख रुपया जाएगा नहीं, 85,000 तक जाएगा। तो ठीक है, हम स्कैनर भेज रहे हैं, उस पर आप डाल दीजिए, आपके हम दुकान पर पैसा 85,000 भिजवा देते हैं। बोले ठीक है। जब पैसा मांगता था तो क्या किस अंदाज में मतलब कहा गया, रोते भी लगते हैं? जी माने एकदम इमोशनल में कि हमारा लड़का है भर्ती, हम बगल के आदमी बोल रहे हैं, मुखिया जी बोल रहे हैं, हम देखे कि अपना करीबी आदमी है, बगल का नाम लेके बताया, तो हम देखे कि अच्छा मतलब आदमी। अपराध करने से पहले उसको पूरी प्लानिंग रहती थी, उसको जानकारी रहती थी हर एक चीज की। जी। तो उसके बाद वो बोला कि स्कैनर भेजा, हम स्कैनर के माध्यम से उसको 85,000 रुपया डाल दिए। उसके बाद डालने के बाद हम फिर कॉल लगाया तो बोले कि ठीक है, जब हम रास्ते में 10 मिनट में आ रहे हैं आपके दुकान पे। अब 10 मिनट बाद फिर कॉल लगाया तो उसका मोबाइल बंद आने लगा और बंद आने के बाद हम फिर हाजीपुर आए, साइबर क्राइम में, वहाँ कंप्लेन किए। इस केस के अंदर ये एक चीज बड़ी नोटिस करने वाली चीज है कि मकान भवन निर्माण से संबंधित जितने भी, जैसे ईंट हो गया, रोडी हो गई, पत्थर, सीमेंट बेचने वालों को अधिकतर निशाना बनाया गया। और इस निशाना बनाने के पीछे का कारण एक होता है कि जो भी डीलर होते हैं, सीमेंट दुकानदार, वो अपनी दुकान के बाहर जो है अपना नंबर रखते हैं और इसके कारण जो साइबर फ्रॉड था उसका काम आसान हो जाता था। ऐसे में हमारे साथ में एक और सीमेंट व्यवसायी है, इनके साथ में भी ठगी की गई। किस तरीके से इस कारनामे को अंजाम दिया गया और कैसे आपको पता लगा कि हमारे साथ ठगी हो चुकी है? सर 28 मार्च 2024 की बात है।
जस्ट ये होली के कल हो का बात है। कॉल आया हमारे पास और बोला गया कि हम आपके कस्टमर बोल रहे हैं, नाम बताया गया तो हम समझे कि हमारा कस्टमर है, सही है बात। और बोला कि भैया हमारी मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारा बैंक बंद है, जो कि सच्चाई है। और बैंक बंद है तो हम पैसा निकाल नहीं सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। आपको कैश भेज रहे हैं आपके दुकान पे हम, और आपका मुंशी प्रिंस जो है वो है दुकान पे, उसको पैसा हम दे रहे हैं, जो कि सच्चाई था। मुंशी मेरा दुकान पे ही था, तो हम देखे कि सही बात है, तो फिर हम ट्रांसफ़र कर दिए पैसा उस पर। और उसके बाद उसका नंबर ऑफ हो गया और उसके बाद से फिर हम परेशान हो गए। फिर साइबर थाना में आए, 1930 पे कॉल किए, अपना FIR दर्ज कराएं। हालांकि इस विषय में एक चीज़ सख्त जानने के लिए जरूरी है कि इस चीज़ में ये सातिर तो बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ हर जगह जहाँ जहाँ ये फ्रॉड किया है वहाँ के लोकल का इन्वॉल्वमेंट होना 100% श्योरिटी है इसमें, कहीं ना कहीं। क्योंकि बिना लोकल के इन्वॉल्वमेंट के मेरा नाम जानना, मेरे मुंशी का नाम जानना, प्लस मेरे अगल बगल में मेरे फ्रेंड सर्किल का नाम जानना, वहाँ पे कौन सारे टीचर हैं जिनसे मेरे अच्छा से अच्छा संबंध है, जिनके नाम पे हम तुरंत पिघल सकते हैं, इस तरीके से उसका माइंडसेट था, जो कि क्रिमिनल माइंडेड भी इससे छोटा पड़ेगा हमारे हिसाब से। मतलब क्राइम करता था तो चेहरा बिना लाए हुए क्राइम करके चला। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका प्लान इतना हार्ड तरीके से इसका प्लान होता था, शायद ही कोई इससे बच पाए। लेकिन इसमें मैडम का बहुत बड़ा हाथ है, डीएसपी मैडम का, और साइबर थाने का हम बहुत बड़ा आभारी हैं, जो कि 1 साल के बाद भी इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया और हम लोग को न्याय मिला। हालांकि अभी तक जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग का, हम लोग इसको न्याय नहीं समझेंगे, है ना। हम लोग को पैसा चाहिए। और 90 आपके जैसे कितने लोगों को बच गया ना। हम लोग के कारण, जैसे हम लोग अभी सामने आए हैं, कुछ लोग डर भी सकते हैं इसमें, लेकिन हम लोग को डर तो है नहीं किसी चीज़ का। तो अभी जो आप लोग जो प्रसारण कीजिएगा, इसके बाद शायद बहुत लोग सजग हो जाएंगे, और उस दिन के बाद हम अपने दुकान से शायद जरूरतमंद को भी मदद नहीं कर पाए। उस दिन के बाद जिसको जरूरत भी था, भैया हमको ट्रांसफर पैसा कर दीजिए, हम कैश दे रहे हैं, उसको भी मदद नहीं कर पाए। थोड़ा सा तो गिल्टी है इस बात का, बट हम सजग हो गए हैं, और हम लोग के कारण आगे आने वाले लोग हैं जिनके साथ क्राइम हो सकता था, वो लोग भी सजग हो जाएंगे, जो कि आपके माध्यम से ये पॉसिबल हो पाएगा। हमारे साथ में एक CSP सेंटर चलाने वाले संचालक भी है। कैसे कैसे आप लोगों के पास में पहुंचता था और कैसे पैसा आप लोगों से मांगा गया? मेरा मोबाइल दुकान है, उसमें आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं। तो गया एकदम रोते हुए, कहा कि बहुत इमरजेंसी है, कि भाई से पैसा मंगा देते हैं, आप दे दीजिएगा कैश। हमको ठीक है दे देंगे। तो वो बोला कि ठीक है हम डलवा देते हैं। तो एक बार 50 डलवा दिया, तो फिर हम घर से लाकर पैसा दिए, फिर पैसा लाकर दे दिए। फिर उसके बाद 10 मिनट फिर 40 डलवा दिया बिना पूछे हुए, कहा कि बहुत इमरजेंसी है, कि पैसा देना है हॉस्पिटल में, कैश दे दीजिए, कि होली का टाइम था, बैंक से बंद था, इसी में हम पैसा ला के दे दिए उनको। तो क्या जिस समय पैसा लगेगा उस समय उसकी स्थिति क्या थी? क्या वो एकदम रोते बिगलते, तब पूरा एकदम बोल के मेरा मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, बहुत इमरजेंसी है। आपने बोला कि पैसा नहीं है? पैसा नहीं है तो बोले कि, तो फिर घर से लाकर एडजस्ट करके दिए हम। हाँ, कमीशन वगैरह भी देता? कमीशन हाँ दिया है, 500 रुपया दिया था। 500 रुपए जी 500 दिया। 500 रुपए कमीशन। हालांकि CSP संचालक कोई भी है वो अपना काम करते हैं, उनका भुगतान होना जरूरी है, लेकिन इन संचालक को ये पता नहीं था कि इनके अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो किसी का ठग करके पैसा इनके अकाउंट में मंगाया जाता है। तो आपने तरीके समझ लिए होंगे कि किस तरीके से ये जो साइबर फ्रॉड करने वाला है, उन्होंने हाई प्रोफाइल दिमाग लगाया, लेकिन प्रशासन जो है उससे धर दबोचा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, इस मामले के अंदर जो प्रेस विज्ञप्ति हमें मिली है पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, उसके अंदर ये बताया गया है कि लगभग 15 से 16 साइबर अपराध का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले भी वो कई साइबर फ्रॉड कर चुका था, और अलग अलग थानों में उसके ऊपर कई थानों में अलग अलग कांड में जो वो वांछित अपराधी था, और वो जिस नंबर से फोन करता था उसके नंबर के लास्ट में 208 हुआ करता था, और सभी लोगों को वो उसी नंबर से फोन करता था, और वो नंबर किसी दूसरे आदमी के नाम पर लिया गया था। इसलिए वो निश्चिंत था बिल्कुल कि उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और अपराध करने वाले लोग कभी भी बच तो सकते हैं लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते हैं।